वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। इसी श्रृंखला में जो पहला पेपर है उसका मॉडल पेपर आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पेपर 1 में आपको पढ़ना है एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में, यानी कि शैक्षिक आकलन के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर शैक्षिक आकलन का या एजुकेशनल असेसमेंट का ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होते हैं, उनको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में लिखित टाइप की परीक्षा, क्या लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में लिखित परीक्षाएं होती हैं, कुछ विश्वविद्यालयों में ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और लिखित का मॉडल पेपर भी मिलेगा। लिखित मतलब अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो जिस यूनिवर्सिटी में पूछे आते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है, और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। यानी किसी प्रकार की आपकी परीक्षा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आप आए हैं तो निश्चित तौर पर आपको सारे मटेरियल मिलेंगे, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार मॉडल पेपर के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उनको मैंने रखा है, और आप पिछले लगभग 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, आप फोर्थ पढ़ करके पास होकर के आप आए हैं फिफ्थ में। ठीक है, तो अब आपको तो विश्वास हो गया होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट किस प्रकार से आपकी हेल्प करता है और किस प्रकार से आपके साथ हमेशा परीक्षा के अंत समय तक जुड़ा रहता है। हर एक सब्जेक्ट का महासंग्राम वीडियो, मॉडल पेपर, मैराथन क्लास ये होती रहती हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर ये सब आपको मिलते रहते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए, हर एक सब्जेक्ट की जितनी भी वीडियोज़ होंगी प्लेलिस्ट में वो इंक्लूड होती जाती हैं, तो आप उनको ज़रूर देखा करें। बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए जो है तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे। आज का वीडियो है वो लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। ठीक है, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ आज के वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जिसमें हमको एजुकेशनल असेसमेंट पढ़ना है, यानी शैक्षिक आकलन पढ़ना है। सेकंड पेपर में आपको शैक्षिक सांख्यिकी पढ़ना है, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो न्यू मॉडल पेपर है 2024, 25, 26 की परीक्षाओं के लिए। ओके, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। खंड आ की अगर बात की जाए तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला खंड है आपका खंड नंबर आ। यहाँ से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। आप कितने प्रश्न दिए जाते हैं भैया, तो आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 के 10 प्रश्न आपको करने ही होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और प्रत्येक अंक जो होंगे खास करके जैसे इसमें खंड के आके वो सभी 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, और 50-50 शब्दों में आपको लिखना है। हालांकि आपको 50-50 शब्दों में लिखना है तो बहुत ही ज़्यादा आपको लंबा नहीं, मुश्किल से 3 से 4 लाइन या 5 लाइन में आप लिख दीजिएगा। मतलब एक पेज जो होता है कॉपी का एग्जामिनेशन की, उसके एक पेज में आप 2 आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यानी एक पेज में आप 2 आंसर लिख सकते हैं, कौन से, अति लघु उत्तरीय टाइप के। क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा नंबर आपको मिलता है। देखिए, अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आया है, आकलन। आकलन लिख करके इसे छोड़ देगा, और आपको आकलन के बारे में जो भी चीज़ें आपको पता है, खास करके आकलन की परिभाषा और आकलन क्या होता है इसके बारे में। तो आकलन की अगर बात की जाए तो आकलन का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना। ठीक है, आकलन जो शब्द है अंग्रेजी में इसको बोला जाता है असेसमेंट। क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे आकलन का अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करना, और आकलन का जो अंग्रेजी शब्द है वो कौन सा है, असेसमेंट। असेसमेंट जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, एड से डायर। ठीक है, कौन सा शब्द होता है, एज एड से डियर। ठीक है, या एड से डायर, ये शब्द जो होता है इन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब होता है जो है पास बैठना। ठीक है, मतलब आकलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छात्रों को बिना अंक या ग्रेडिंग दिए बिना खास करके उनका एक प्रकार से परीक्षा फल निकाल दिया जाता है, उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है। वो होता है आकलन। आंकना किसी को, जैसे कहते नहीं कि तू कितने पानी में हो, आप गांव वगैरह की भाषा में सुनते हैं कि तू कितने पानी में हो, या तू कितने पानी में हो, तुम्हें जानी से तहार कितनी औकात ही। तो ये औकात नापने का जो आंकना, भाई कितने पानी में हो,
तो जान गिन तो कितने पानी में हो, जान गिन तार कितनी औकात है। तो औकात वगैरह मापने की कोई मशीन थोड़ी होती है, या कितने पानी में हो इसका कहने ये मुहावरा है। तो इसका कहने का मतलब क्या कि मैं जान गया कि आपकी एक प्रकार से विशेषता क्या है और आप कितने मतलब कितने मूल्यवान हैं। तो आंकना का मतलब होता है कि जैसे कि 1 किलो चीनी है तो 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपये ही क्यों है। तो चूँकि चीनी की क्वालिटी ही ऐसी है कि वो चीनी 40 रुपये की है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इरविन महोदय आकलन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि आकलन जो होता है छात्रों के सरल विकास के आधार पर, या जो सरल विकास होता है बच्चों का, उसी का एक लेखा जोखा होता है, विवरण होता है। और किसी भी वस्तु परिभाषित कर चयन, रचना, संकलन, विश्लेषण की गई व्याख्या और प्रयोग का संभव प्रयोग कर छात्र अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाने में आकलन का मदद करता है, या आकलन मदद करती है। कुल मिलाकर के अगर देखें आकलन जो होता है शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर देखें, डिक्शनरी में जो शब्द इसका मतलब लिखा हुआ है खास करके आकलन का, उसमें बताया गया कि आकलन का तात्पर्य किसी चीज़ की कीमत से, किसी चीज़ की वैल्यू से, किसी चीज़ का महत्व निर्णय से या उसका निर्धारण करना होता है। वैल्यू निर्धारण करना, महत्व निर्धारण करना या वैल्यू निर्धारण करना, ठीक है। उसी का मतलब होता है आकलन, कि भाई वो कितनी वैल्यू है, कितनी मूल्यवान वस्तु है, इसी को नापना, जांचना, वही होता है आपका एक प्रकार से आकलन, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के आकलन की बात की जाए तो इसके मुख्य रूप से 5 पहलू हमारे समक्ष आते हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है आकलन, ठीक है। दूसरी बात होती है कि सूचना संग्रहण करता है। तीसरी बात ये होती है सूचना का विश्लेषण भी करता है, एनालिसिस करता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ठीक है। और जो पर्पसफुल एक्टिविटी होती है ये, इसके अलावा सूचना का अर्थ भी निकालता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी आकलन के द्वारा, असेसमेंट के द्वारा होता है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वो है अनुदेशात्मक या प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक निर्णय, मतलब कि खास करके अगर बोले गाइडेंस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करने की जो क्षमता होती है वो हमको देता है आकलन। तो आकलन जो होता है बड़ा उपयोगी होता है शिक्षा की दृष्टि से भी। रचनात्मक जो होता है, रचनात्मक आकलन नैदानिक और उपचारात्मक होता है। रचनात्मक आकलन विद्यार्थियों की शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय भागीदारी बनाता है। रचनात्मक आकलन अध्यापक को प्रभावी अध्यापन में सहायता करता है। आकलन विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और आत्मसम्मान को बढ़ाता है, उन्नत करता है। इसके अलावा आकलन जो होता है विद्यार्थियों में स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है। आकलन विद्यार्थियों की अगर बात की जाए तो उनको मोटिवेशन देता है। आकलन क्या है और कैसे पढ़ाया जाए इसका निर्णय करने में शिक्षक की मदद करता है, टीचर की मदद करता है। तो कुल मिलाकर के आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों को रचनात्मक फीडबैक प्रदान करके उन्हें सुधार करने का अवसर भी प्रदान करता है। आकलन विद्यार्थियों को उन मानदंडों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है या उनकी मदद करता है जिसका उपयोग उनकी शिक्षा या शैक्षिक संप्राप्ति का आकलन किया जाने वाला है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो शैक्षिक आकलन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। आकलन का उपयोग एक प्रकार से उपलब्धि के स्तर को जांचने में, एक व्यक्ति कहाँ तक एक प्रकार से पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है, इन चीज़ों को पता लगाने में आकलन उपयोगी होता है। तो ये होता है आकलन, ठीक है। आकलन के चार मूलभूत तरीके होते हैं। एक व्यक्तिगत आकलन की व्यक्ति को जांच लेना, माप लेना। एक होता है सामूहिक आकलन कि किसी समूह के बारे में पता लगाना, समूह के माध्यम से जान लेना कि व्यक्ति का मूल्य कितना है। स्व आकलन एक होता है खुद अपने अंदर झांक करके देखना। इसके अलावा एक होता है सहपाठियों के द्वारा आकलन कि आपके सहपाठी आपके बारे में क्या कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये होता है आकलन। दूसरा आकलन का चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, बोर्ड पर आप देख लीजिएगा, उसको क्लियर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका है मापन। मापन किसे कहते हैं भैया? प्रश्न है आपका मापन किसे कहते हैं? मापन की अगर बात की जाए तो किसी निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम का अगर पता लगाते हैं आप तो वही होता है मापन, ठीक है। मापन की अगर बात की जाए तो वह प्रक्रिया होती है मापन जिसमें मानवीय गुणों की मात्रा में मापन किया जाता है। मापन का सीधा संबंध होता है परिणामों से। जैसे कि अगर बात की जाए, जब मापन की अगर बात की जाए, मापन के द्वारा पाठ्य वस्तु, कौशल और योग्यता के परिणामों की संख्या का पता लगता है, उसके अंक का पता लगता है, प्रतिशत, औसत, इन सभी में उनको व्यक्त किया जाता है। मापन को मिलाकर के जैसे मैंने बताया था एक चीनी का उदाहरण आपको दिया था। तो चीनी क्या है? 1 किलो चीनी है। ये इतनी चीनी मान लेते हैं, चीनी का एक प्रकार से इतना ज़्यादा ढेर है तो वो 1 किलो है, 2 किलो है, तो उसको मापने के लिए केजी वाला जो पैमाना होता है तो वो मापन होता है उसका। लेकिन 1 किलो चीनी कितने रुपए? It's 12:32 p.m. मापन
कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के मत के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक क्रिया या एक प्रक्रिया होती है, वो होता है मापन। ठीक है, इसके अलावा कुल मिलाकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग या जो होती है वो अलग अलग निरीक्षणों या फिर घटनाओं के कुछ विशिष्ट नियमों के मतानुसार संकेत प्रदान करने की क्रिया होती है और मापन में अंक प्रदान करने के लिए मापन के विभिन्न होते तरीके होते हैं, इकाइयाँ होती है। ठीक है, और इसी को लेकर इसी को मापन करते से किलोग्राम में मापना, लीटर में मापना, मीटर, रुपया, तो ये सब मापने की प्रति रुपया, तो ये सब मापन की एक तरीका है, प्रकार है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मापन को मिला करके जैसे कि आप किलोग्राम में नापते हैं चीनी वगैरह, आप लीटर में दूध को मापते हैं। ठीक है, कि एक लीटर दूध जो है एक कितना दूध होगा उसकी मात्रा डिपेंड होती है, उसकी क्वांटिटी को आप बताते हैं। तो मापन क्वांटिटी बताता है और मूल्यांकन या जो एक प्रकार से आपका आकलन होता है वो क्वालिटी को निर्धारित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी मापन और मूल्यांकन में अंतर भी हम समझेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मापन को मिला करके आपको बता दूं कि इसी सभी चीज़ों में होता है, जैसे कि आप कोई अंकात्मक माप होता है, जैसे आप लंबाई मापते हैं, आप आयु मापते हैं, आप बुद्धि को मापते हैं। ठीक है, अच्छा, शैक्षिक मापन के द्वारा छात्र के शरीर की लंबाई, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, रुचि, निष्पत्ति, व्यक्तित्व, इन सभी का मापन किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से मापन का ही तरीका है। बुद्धि लब्धि कितनी है, इंटेलिजेंट कोशेंट कितना है, इसका भी मापन होता है। अभी मैं इंटेलिजेंट कोशेंट कैसे मापा जाता है, आईक्यू लेवल जो मापने का तरीका होता है, विधि होती है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे मापन के मामलों में। तो मापन का अर्थ कुल मिला करके यही होगा, 50 शब्दों में आपको बस इतना लिख देना है। ठीक है, मापन की अगर बात की जाए तो मापन में खास करके वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। ये चार विशेषताएं मुख्य रूप से मापन की होती हैं। कौन कौन सी? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। एकदम फिट चीज़ें होती हैं मापन में, एकदम से करेक्ट चीज़ें होती हैं। मापन चूँकि मात्रा को निर्धारित करता है कि भाई आप कितने किलोग्राम के हो, आप कितने लंबे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको तो मापन को मिला करके क्या होता है, मापन का क्षेत्र सीमित होता है और इसमें किसी एक गुण या चर का परिणाम ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मापन के आधार पर सार्थक रूप में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन में आप कर भी सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मापन के कई लाभ भी होते हैं छात्रों को प्रेरणा देने में, छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान मतलब उसके क्षमताओं का विकास करने में, छात्रों का योग्यता और क्षमता के आधार पर वर्गीकरण करने में, छात्रों को आगामी कक्षा में उन्नति देने के लिए, निदानात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए, छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए, शिक्षण विधि की उपयुक्तता की पहचानने के लिए। तो मापन और मूल्यांकन के सभी लाभ होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चर्चा करेंगे आगे हम। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानदंड किसे कहते हैं। चूँकि आपको बता दूं कि जो ये आपका प्रश्न है मापन और मूल्यांकन का, ये बहुत आएगा और मापन मूल्यांकन से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप चर्चा करेंगे। अभी और भी प्रश्नों को मैंने रखा है मापन और मूल्यांकन से, हालांकि चूँकि 50 शब्दों में लिखना, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानदंड। मानदंड किसे कहते हैं भैया? तो मानदंड का मतलब होता है, मानदंड की परिभाषा, जैसे भारत में शिक्षा का मानदंड पहले से अच्छा है, या एक प्रकार से मानदंड का मतलब एक वो फिक्स करने की एक तरीका, या एक प्रकार से जैसे कि यंग और मैक कहते हैं मानदंड की परिभाषा को देते हुए कि मानदंड समूह साझा अपेक्षाओं को संदर्भित करता है। समूह साझा मतलब सभी लोग उसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कायदा जिसको पूरा का पूरा समूह मानता है, वही मानदंड होता है। कि भाई अगर आप यहाँ तक काम करेंगे या फिर आप ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, आप दूसरा काम करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, यानी कि आपको कहाँ तक किस चीज़ के लिए किसका दंड मिलेगा। तो मानदंड का मतलब होता है एक क्राइटेरिया, एक सीमितता। ठीक है, एक दायरा। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो जॉनसन महोदय कहते हैं कि मानदंड एक अमूर्त पैटर्न है जो दिमाग में होता है, जो व्यवहार के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। डोनाल्ड लाइट जूनियर और सुजैन केलर महोदय कहते हैं कि मानदंड नियमों को संदर्भित करते हैं जो रोज़मर्रा की, या रोज़मर्रा मतलब होता है डेली का, रोज़मर्रा की स्थितियों में व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं और मूल्य से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के एक मानदंड को एक सांस्कृतिक विनिर्देश के रूप में माना जाता है जो समाज में हमारे आचरण का मार्गदर्शन करता है। क्लियर?
तो बीर स्टेड महोदय कहते हैं कि एक मानदंड एक नियम या मानक होता है जो सामाजिक परिस्थितियों में हमारे आचरण को, हमारे जो है चरित्र को या हमारे आचरण को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जिसमें हम भाग लेते हैं। कुल मिलाकर के अगर कहें तो मानदंड जो होता है नियमों और विनियमों के रूप में समझा जा सकता है। जो समूह जीवित रहते हैं तो वो एक प्रकार से मानदंड निर्धारित करते हैं। तो मानदंड का सीधा सा मतलब होता है, ठीक है, एक मानदंड की एक आवश्यकता होती है और जिसे एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने या किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्मान होना चाहिए। मतलब एक नियमों का दायरा, एक नियमों का सेट, एक नियमों की सीमितता होती है, उसी के दायरे में रहना, वो होता है मानदंड। मानदंड की बात की जाए तो मानदंड का कई सारा महत्व भी होता है, क्योंकि मानदंड की विशिष्टता जो स्पष्ट और विशिष्ट है उसकी प्रभावी होने की संभावना है। स्थिर के अस्तित्व के दृष्टिकोण के भीतर व्यवहार के साथ साथ समूह प्रवचन के अधिकार की अभिव्यक्ति में पाए जाते हैं ये। तो जो ये होता है आपका मानदंड, वो हमेशा व्यक्ति व्यापक समाज संस्कृति के व्यवहार के विपरीत चल रहे मानदंड समाज के छोटे उपसमूहों के भीतर प्रसारित और बनाए जा सकते हैं। मूल्यांकन संबंधी और निर्देशात्मक मानदंड के पास जो है शक्ति के गुण भी होते हैं। तो मानदंड को मिलाकर के एक जो है एक दायरा होता है, एक सिस्टमेटिकल तरीका होता है चीज़ों को जानने का, चीज़ों को एक प्रकार से समझने का कि उस समुदाय में, उस समाज में क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अगर कोई दंड, मतलब कोई आप गलत कर्म कर सकते हो तो कहाँ तक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मानदंड से सिद्ध करता है। मानदंड सामूहिकता में योगदान करते हैं और मानदंड को अपराध को संभालने के लिए प्रयोग किया जाता है, किलफर्ड और साओ महोदय कहते हैं। तो ये होता है मानदंड, ठीक है। आगे देखिएगा, कहते हैं कि तो इनका मानदंड, मतलब मानदंड एक नियम का दायरा, जैसे संविधान लिखा है तो संविधान क्या है, एक मानदंड ही है, ठीक है। चूँकि नियमों की एक सीमितता है, उसमें बताएगा कि भाई आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। जैसे अनुच्छेद 19A जो है वो कहता है आप बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इससे दूसरे को हानि पहुँचे या दूसरे की भावना आहत हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको बोलने की स्वतंत्रता जरूर है, वो संविधान आपको देता है, वो होता है आपका मूल्य, ठीक है, वो होता है आपका नियम। लेकिन आप कहाँ तक बोल सकते हैं वो होता है आपका मानदंड। समझ रहे हैं चीज़ों को? यानी कि आपके घर में, आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको एक अधिकार दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं ये तो आपका अधिकार हो गया। आप क्या नहीं कर सकते हैं ये भी आपका एक प्रकार से आपके ऊपर कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया। लेकिन आप क्या चीज़ कहाँ तक कर सकते हैं ये हो गया आपका मानदंड। यानी कि आप जो है 1 बीघा खेत ही जोत सकते हैं तो वो हो गया आपका मानदंड कि भाई आप इतना ही खेत जोत सकते हैं, आप इतना ही बोल सकते हैं, आप 2 ही रोटी खा सकते हैं, ये हो गया आपका मानदंड, ठीक है। समझ रहे चीज़ों को? तो ये होता है आपका मानदंड और यही मानदंड विचारों में और भी अन्य चीज़ों में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे उपलब्धि परीक्षण क्या होता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। उपलब्धि परीक्षण की बात की जाए तो उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं भाई जिसकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो विषय होते हैं, जो आपको विद्यालय में जो कुशलताएं हैं, जो स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनमें छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि भाई जो छात्र स्कूल में पढ़ने गया था क्या वो पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, जितना सिलेबस में था वो जान पाया कि नहीं जान पाया, जो टीचर ने बताया वो बच्चे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इसी को नापने का एक विधि होती है, एक तरीका होता है उपलब्धि परीक्षण। क्या बच्चे ने उपलब्ध किया, क्या बच्चे ने प्राप्त किया, ठीक है, उसी को बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो उसी नापने की विधि को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। प्रेसी, रॉबिन्स और हारक्सन महोदय या हारक्स महोदय कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। किसका माप करने के लिए? जो मतलब कि जो बच्चों ने सीखा है उसका स्वरूप और उसकी सीमा, मैंने कहाँ तक सीखा है उसके लिए उसको मापने का एक तरीका होता है उपलब्धि परीक्षण। इसके अलावा गैरिसनोव और अन्य कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है, ये बोलते हैं गैरिसनोव। इसके अलावा थॉर्नडाइक और हेगन महोदय कहते हैं कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। वो होता है एक प्रकार से व्यक्ति परीक्षण की व्यक्ति कहीं पर गया, स्कूल जाने के बाद में उसने क्या सीखा, ठीक है, कहाँ तक सीखा,
कितना सीखा, इन चीज़ों को नापने का एक तरीका होता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य भी होता है जैसे कि बालकों की उपलब्धि स्तर मतलब सामान्य स्तर के निर्धारित के लिए कि भाई बच्चे का स्तर क्या है, बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए, ताकि वो बच्चा कहाँ तक उस सब्जेक्ट को पढ़ पा रहा है, कहाँ तक नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा का समझ पा रहा है क्या नहीं समझ पा रहा है, इन सारी चीज़ों को जानने का एक विधि, एक तरीका होता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, बालकों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। शिक्षण या शिक्षक के शिक्षण और अध्यापन या अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाने में कि टीचर जो टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, क्या बच्चा एक प्रकार से पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, समझ पाया कि नहीं समझ पाया, उसका एक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण जैसे कि आपका जो टेस्ट होता है एग्ज़ाम, मतलब कि कॉलेज में, या आपका जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो मिड टर्म की परीक्षा हो, चाहे वो मतलब कि एक प्रकार से मतलब सेमेस्टर की परीक्षा हो मुख्य रूप से, तो वो परीक्षाएं, या फिर चाहे ईयरली एग्जामिनेशन हो, तो जो एग्ज़ाम होते हैं, जो टेस्ट होते हैं समय समय पर, वही होता है उपलब्धि परीक्षण कि आपको टीचर ने जो पढ़ाया उसको आपने सीखा कि नहीं सीखा, इसी को बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, बालकों को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए खास करके उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण यही होता है। उपलब्धि परीक्षण के लिए कई सारी तकनीकी होती हैं, उन्हीं तकनीकों के माध्यम से जैसे कि प्रमापित परीक्षण किया जाता है। एक शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है कि भाई टीचर ने बना दिया है। एक मौखिक परीक्षण होता है, मुख से मतलब कि पूछ लेते हैं कि भाई तुम क्या पता है। एक निबंधात्मक परीक्षण होता है, लिखने वाला, जैसे कि जो लिखित परीक्षा, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि यह प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय उत्तर दे करके आपसे आपका टेस्ट लिया जाएगा। एक होता है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव वाला, एमसीक्यूज टाइप का। ठीक है, तो ये सब होते हैं। आगे बढ़ते तो ये होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है बुद्धि क्या है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बुद्धि क्या होती है। आप लोग बुद्धि के बारे में तो जानते ही होंगे, बुद्धि किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जानो बुद्धि जो होती है वो क्या है भाई। बुद्धि की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है मनोवैज्ञानिकों की एक सभा थी, खास करके ऐसा कहेंगे 1910 ईस्वी में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक सभा थी, और 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई बुद्धि को लेकर के, या फिर बुद्धि की परिभाषा को देने के लिए। और उसके बाद में फिर 1923 ईस्वी में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, मतलब कि वो परिषद आती है। और उसी पर एक प्रकार से रास महोदय उसी परिषद के बारे में कहते हैं कि वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक या योग्यता या संवेदना सम्मिलित है कि नहीं है। इन चीज़ों को ये लोग नहीं बता पाए। कुल मिलाकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बुद्धि की परिभाषा दी है। हालांकि बुद्धि की परिभाषा देना अपने आप में एक जटिल काम है, कठिन काम है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो होती है कार्य करने की एक विधि होती है। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता होती है, एबिलिटी होती है। बुडरो कहते हैं कि बुद्धि जो होती है वो ज्ञान का अर्जन करने की एक क्षमता होती है, एक स्किल होती है, कौशल होती है। ठीक है, डियर बार्न कहते हैं कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती है। हेरमान महोदय कहते हैं कि बुद्धि में दो तत्व शामिल होते हैं। पहला तत्व होता है ज्ञान की क्षमता और दूसरा होता है निहित ज्ञान। ठीक है, बिने महोदय, अल्फ्रेड बिने इनका पूरा नाम है, वो कहते हैं कि बुद्धि चार शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। ये चार चीज़ों में निहित होता है बुद्धि। ठीक है, इन चार शब्दों में, किसमें, ज्ञान में, आविष्कार में, निर्देश में और आलोचना में। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, कहते हैं कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि होती है। पिंटनर महोदय कहते हैं कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की शक्ति की योग्यता ही बुद्धि होती है। काल्विन कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है व्यक्ति ने, तो वही एक प्रकार से बुद्धि होती है। रायबर्न कहते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान जैसे स्टर्न महोदय कहते हैं कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझ करके समायोजित करता है या समायोजित करना सीखता है। गाल्टन कहते हैं कि बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति होती है। बकिंगम कहते हैं कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि होती है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो बुद्धि यही सब होती है। बुद्धि के बारे में मैंने आपको बताया कई प्रकार की चीज़ें। कुल मिलाकर के बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार से एक
योग्यता होती है, एक टैलेंट होता है जो कि नई नई परिस्थितियों में आपको संभलने का मौका देता है। आप जैसे कहीं पर आपको कोई समस्या आ गई तो उस समस्या से उबरने में आपकी बुद्धि हेल्प करती है, आपका इंटेलिजेंस आपको मदद करता है। बुद्धि की बात की है तो बुद्धि जन्मजात होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तीसरी बात, बुद्धि व्यक्ति को भिन्न भिन्न बातों को सीखने में सहायता करती है, मदद करती है। चौथी बात, बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। जो आप पहले से अनुभव या पहले से जो कुछ सीखा आपने, उसका लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है बुद्धि। पांचवी बात ये कि बुद्धि जो होती है व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बना देती है। छठी बात ये है कि बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। सातवीं बात ये है, सातवीं विशेषता बुद्धि की ये कि बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक, इन सभी कार्यों में अंतर करने की योग्यता बताती है कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सारी चीज़ों का निर्धारण बुद्धि के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपके पिताजी की बुद्धि कैसी है, आपका वातावरण कैसा है, उसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ता है। इसके अलावा बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ऐसा प्रेंटनर महोदय ने कहा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के बुद्धि जो होता है, अच्छा, कोल और ब्रूस महोदय एक विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा कि लिंग भेद के कारण से बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। मतलब कुछ लोग बताते हैं कि अंतर होता है, बुद्धि लड़कों की बुद्धि थोड़ा ज़्यादा होती है, लड़कियों की बुद्धि थोड़ी कम होती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। बाद में विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया। कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया था कि लड़कियों में बुद्धि कम पाई जाती है, लड़कों में बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इस बात को कोल और ब्रूस महोदय स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक धरातल पर देखें तो लड़कियों में बुद्धि और लड़कों में बुद्धि समान ही होती है। मतलब जन्मजात तो होती है कुछ ना कुछ मात्रा में, लेकिन बुद्धि का प्रयोग जो होता है, कभी कभी लड़कियां थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती हैं। तो ऐसी दृष्टि से जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती है तो फिर उनका बुद्धि काम नहीं करती है। जब भी कभी आप अहंकार में या गुस्से में होंगे तो आप जो क्रोध रूपी बादल होते हैं वो ज्ञान रूपी सूरज को या बुद्धि रूपी सूरज को ढक लेते हैं। तो आप अगर अहंकार रूपी या ईगो रूपी अगर आपका जो बादल होगा, ईगो रूपी बादल, जब वो ज्ञान रूपी या बुद्धि रूपी सूरज को ढक लेगा तो फिर दिक्कत है। तो आप ईगो को हटा करके एक मिनट के लिए सोचेंगी तो आप एक प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति होंगी या बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर आपको ईगो है, आपको घमंड है किसी चीज़ का, तो फिर दिक्कत की बात है। किसी भी चीज़ का कभी घमंड मत करना जीवन में, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चला मेरे भाई, घमंड किसी का नहीं चला। तो घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। और जैसे ही आप घमंड करते तैसे तुरंत आपकी बुद्धि हर जाती है। ठीक है, जाको मर्ति भ्रम भयो खगेसा, ताको पश्चिम होयो दिनेसा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी आप, जब कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो किसकी तरफ भागता है, वो शहर की तरफ भागता है। ठीक है, कहा नहीं गया कि भाई जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले में विवेक मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में विवेक और जो बुद्धि होती है उसमें कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए मेरे भाई मेरी बहनों, तो कभी भी अगर आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेना पड़ता है। वही होती है बुद्धि, वही होता है विवेक। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि लड़कियों में कम बुद्धि या लड़कों में ज़्यादा बुद्धि होती है, ऐसी कोई व्यवस्था या कोई साइंस ऐसा नहीं कहता है। कुछ विद्वानों ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि अब बुद्धि सब के अंदर होती है, बस उसको एक प्रकार से आपको उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। आप कितना प्रयोग करते हैं, आप कितना उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होती है बुद्धि। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बुद्धि लब्धि मापने के तरीके के बारे में भी मैं बताऊंगा कि बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंट कोसेंट जो होता है उसको मापा कैसे जाता है। ठीक है, कितनी बुद्धि किस में होती है, अगर इतनी बुद्धि लब्धि आई तो कैसे क्या होगा, सारी चीज़ों को भी हम चर्चा करेंगे। चले अगला प्रश्न है, उसी में चर्चा करते हैं। छठा प्रश्न है, बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलिजेंट। बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंट और लब्धि का मतलब होता है कोसेंट। यानी बुद्धि लब्धि को बोलते हैं आईक्यू, आईक्यू को बोलते हैं, आईक्यू के क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट कोसेंट बोलते हैं। बुद्धि लब्धि को इंटेलिजेंट कोसेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा की मात्रा को व्यक्त करना बुद्धि लब्धि के द्वारा ही संभव है। मतलब बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की मानसिक अभिवृद्धि की मात्रा या उपलब्धि को व्यक्त करती है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए मानसिक आयु से जो वर्ष की यानी जो वास्तविक आयु होती है उसका भाग दे करके और 100 से गुणा कर देते हैं और जो अंक आता है वो बुद्धि लब्धि होता है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है देखिए, IQ
IQ जो होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ये बराबर होता है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु, अब मानसिक आयु क्या, वास्तविक आयु क्या, ये 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। मानसिक आयु का मतलब होता है कि मान लेते हैं कोई बच्चा जो है वो 10 साल का है, 10 साल का कोई बच्चा है और वो हरकतें 15 साल के बच्चों के जैसे कर रहा है, तो हरकतें 15 साल के बच्चों के जैसे कर रहा है, यानी कि उसकी मानसिक आयु है 15 साल की। और है चूंकि वो 10 साल का, तो उसकी वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल की। गुणा कितना कर देंगे, 100 से, निकल आएगा IQ लेवल की उस बच्चे का IQ कितना है। काट देंगे भैया, 0 से 0 यहाँ से कट गया, और 15 में 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 150। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है भाई, बालक की 150 बुद्धि लब्धि है। और 150 बुद्धि लब्धि का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति वेरी सुपेरियर बुद्धि का है, मतलब कि अत्यधिक प्रखर बुद्धि का है, सबसे अधिक बुद्धि का है, वो एकदम से हाई लेवल पर चल रहा है। उसकी बुद्धि लब्धि चूंकि अपने एज के बच्चे से 5 साल ज़्यादा है, यानी कि बहुत हाई लेवल है, उसका बुद्धि लब्धि 150 है। अब बुद्धि लब्धि कैसे, मैंने बता दिया कि भाई 150 है तो अत्यधिक प्रखर हुआ, इसलिए मैंने बता दिया चूंकि मुझे पता है कि इसके मापदंड क्या हैं। अब मापदंड आपको यहाँ पर बताते हैं, मानदंड बताते हैं। जो अभी हमने मानदंड समझा था वो मानदंड, देखिए बुद्धि लब्धि का मानदंड होता है कि कहाँ से कहाँ तक। देखिए अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 0 से लेकर के 24 तक है, 0 से लेकर के 24 निकलता है, अगर सूत्र में जब आप मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करते हैं और हल करते हैं, उसके बाद में जब निकलता है पॉइंट, अगर 0 से 24 के बीच में निकलता है तो वह व्यक्ति इडियट कहा जाता है, या जड़ बुद्धि उसको कहते हैं, मतलब एकदम से जड़ बुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता है। अगर 24 से लेकर के उसकी बुद्धि लब्धि 49 तक आती है, 24 से 49 या 25 से 49, कुछ भी आप बोलें, 49 तक, ठीक है, 24 से 49 तक उसको बोलते हैं मूढ़ बुद्धि। मूढ़ का मतलब समझते हैं, मूड को बोलते हैं इम्बेसाइल अंग्रेजी में, तो इम्बेसाइल टाइप का व्यक्ति होता है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 50 से लेकर के मेरे भाई लगभग 69 तक होती है बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तो उस व्यक्ति को मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है, कि उसको क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। मूर्ख को अंग्रेजी में बोलते हैं मोरोर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी शब्द है मूर्ख के लिए, लेकिन अगर खास करके शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से देखें तो उसको मोरोर बोलते हैं, जो जिसकी बुद्धि लब्धि 50 से 69 होती है बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशेंट, उसको बोलते हैं मूर्ख। इसके अलावा 50 के बाद जिसकी होती है, 50 से लेकर के 69 तक हो गया था ना, तो 70 से लेकर के आपका 79, यानी कि 70 से लेकर के 80 तक आप मान सकते हो, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती हीनता, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव बालक है वो। और अगर कोई व्यक्ति जो है लगभग 80 से लेकर के 89 तक है, तो उस बुद्धि लब्धि वाले बालक को बोलते हैं औसत से नीचे है, बिलो एवरेज या बिलो एवरेज, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 90 से लेकर के 109 के बीच बुद्धि लब्धि है, तो उस बालक को बोलते हैं औसत टाइप का बालक है, एवरेज है, सामान्य लोगों की होती है। 90 से 110 या 90 से 109 बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 110 से लेकर के 120 या 119 तक होती है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं औसत से ऊपर, यानी एबव एवरेज कहा जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 120 से लेकर के 139 या 140 के आसपास होती है, तो उस व्यक्ति को प्रखर यानी सुपेरियर बालक बोला जाता है, कि सुपेरियर है, बहुत ही टैलेंटेड बालक है। अगर 140 से लेकर के उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 170 या 169 तक होती है, उस व्यक्ति को अत्यधिक प्रखर या वेरी सुपेरियर बोलते हैं। तो अभी जब हमने निकाला था कि भाई 15 साल मासिक आयु है और वास्तविक आयु उसकी 10 है, गुणे 100 कर दिया, 10 से 0 कट गया, और इधर 15 से 10 में गुणा हो गया 150। अगर 150 बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी, अत्यधिक प्रखर टाइप का वो बालक है, मतलब वेरी सुपेरियर है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई बुद्धि लब्धि मापने का तरीका और बुद्धि लब्धि का मापदंड जो मैंने आपको बताया, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। टर्मन महोदय के सुझाव के मतानुसार अधिकतम वर्षायु 15 है और गणना में 13 वर्ष तक वर्षायु मतलब संपूर्ण जो वास्तविक आयु है वो ली जाती है। कुल मिलाकर के मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। कोई भी बुद्धि लब्धि आपसे पूछे आप आसानी से बता पाएंगे। इंटेलिजेंट क्वोशेंट का सूत्र निकालना, IQ लेवल निकालना। 7वां प्रश्न है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसे कहते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की अगर बात की है तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व की परिभाषा को देते हुए बिंट और हार्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है।
आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन होता है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा होती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। मन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके होते हैं। व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसकी रुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी अभिरुचि कितनी है, उन सब का सबसे विशिष्ट संगठन ही होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में अभिरुचि, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता और व्यवहार के तरीके ये सब शामिल हो जाते हैं। समझ में आई चीज़ें, तो वो होता है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 तरीके से आप बांट सकते हैं। एक तो शरीर रचना प्रकार के हिसाब से, एक समाजशास्त्रीय प्रकार से और एक मनोवैज्ञानिक प्रकार से। शरीर रचना के प्रकार से आप देखिएगा तो 3 प्रकार के जो है व्यक्तित्व होते हैं। जर्मन विद्वान मतलब क्रेचनर महोदय बताते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक पुस्तक है जो है फिजिक एंड कैरेक्टर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है क्रेचमर महोदय ने कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो शक्तिहीन, एक खिलाड़ी और एक प्रकार से कनिक टाइप के या फिर खास करके जो एक प्रकार से क्या होते हैं, व्यक्ति का शरीर जिसका मोटा हो गया, छोटा हो गया, गोल है, चर्बी वाला व्यक्ति है। ठीक है, उसका सीना नीचा है, चौड़ा है, पेट आगे निकला होता है, वो व्यक्ति होता है एक प्रकार से शरीर रचना के हिसाब से व्यक्तित्व। एक खिलाड़ी टाइप का होता है जिसके कंधे चौड़े होते हैं, मजबूत भुजाएं होती हैं, मतलब लंबा चौड़ा होता है। एक शक्तिहीन होता है, इसका शरीर पतला दुबला पतला होता है। तो एक तो हो गया शरीर रचना के हिसाब से। समाजशास्त्रीय हिसाब से व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो स्प्रेंगर महोदय कहते हैं, उनकी एक पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन। उन्होंने टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक में 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एक सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, थ्योरेटिकल, यानी जो व्यक्ति खास करके जैसे सत्य का पुजारी और आराधक होता है। दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, वो सैद्धांतिक व्यक्ति हो गए। दूसरे होते हैं आर्थिक व्यक्ति, जो एक प्रकार से धन को अधिक महत्व देते हैं, वो व्यक्ति, व्यापारी लोग इसमें आते हैं आर्थिक व्यक्ति में। सामाजिक व्यक्ति कुछ होते हैं, जैसे कि इसमें खास करके प्रेम या खास करके व्यक्ति ऐसा होता है जो दया दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है, वो प्रेम खास करके दिखाने वाला व्यक्ति। तो सामाजिक व्यक्ति में आप पंडित पुजारी को रख सकते हैं। समाज कल्याण के लिए जो सोचते हैं वो व्यक्ति होते हैं सामाजिक व्यक्ति। राजनीतिक व्यक्ति में खास करके जैसे नेता मंत्री हो गए, या जो व्यक्ति सत्ता में है, जिनका प्रभुत्व है, ठीक है, जो सामाजिक नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं व्यक्ति राजनीतिक। और धार्मिक व्यक्ति भी होते हैं, रिलीजियस। इस तरह के व्यक्ति ईश्वर से डरने वाले होते हैं, आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाले होते हैं, और उनका जीवन सादा होता है, सरल होता है, उच्च विचार होते हैं उनके, वो होते हैं धार्मिक व्यक्ति, रिलीजियस व्यक्ति। एक होते हैं कलात्मक व्यक्ति। कलात्मक व्यक्ति की बात की तो प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखते हैं और उसमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा होती है, विश्वसनीय नहीं होता है खास करके कलात्मक व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये होते हैं कुछ व्यक्तित्व के प्रकार। लेकिन अगला है मनोवैज्ञानिक प्रकार, जिसको हम लोगों को जानना है। मनोवैज्ञानिक प्रकार की बात की है तो एक होता है, अच्छा 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होते हैं भाई युंग महोदय कहते हैं, जुंग महोदय की एक पुस्तक है साइकोलॉजिकल टाइप्स। उसी में साइकोलॉजिकल टाइप्स में उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रकार में बताए हैं, खास करके व्यक्तित्व के प्रकार को डिनोट करते हुए। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है उसके लक्षण, स्वभाव, आदतें, आवृत्तियाँ और अन्य चालाक बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, और उसको अंतर्मुखी कहते हैं कि उसके अंदर में सारी चीज़ें, उसकी आंतरिक विशेषताएँ। ठीक है, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है जो कि एक प्रकार से देखने में सारी चीज़ें होती हैं। मनुष्य के अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों के विपरीत होते हैं ये, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले मनुष्यों का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि लेते हैं। तो ये होते हैं व्यक्तित्व कुछ, ठीक है, पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अभिक्षमता। बताएं भाई अभिक्षमता किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। अभिक्षमता, अभिक्षमता ये प्रश्न आपसे बन सकता है, बात ध्यान रखेंगे। अभिक्षमता किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अभिक्षमता की अगर बात की जाए तो अभिक्षमता से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है। अभिक्षमता किसे कहते हैं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अभिक्षमता क्या होती है, अभिक्षमता बताइए भाई। अभिक्षमता किसे कहते हैं? अभिक्षमता
का अर्थ होता है व्यक्ति की उस तत्परता से, उस योग्यता, क्षमता से या उस रुझान से जो किसी कार्य या व्यवसाय में भागी या भावी सफलता पाने के लिए आवश्यक होती है, जिसका प्रस्फुटन शिक्षा और अभ्यास के द्वारा होता है। ऐसी प्रतिभा, ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता जो जन्मजात होती है उसी को बोलते हैं अभिक्षमता। अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्यकुशलता का विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को इंगित करती है। कुल मिलाकर के अगर बताऊं, बिंघम महोदय कहते हैं अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए कि किसी विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान या कौशल या प्रतिक्रियाओं का जो समुच्चय होता है उसको अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशा ही या दशाओं का जो समुच्चय होता है उसी को या इकट्ठा करने या समुच्चय मतलब जो दशाओं का योग होता है उसी को अभिक्षमता बोलते हैं। फ्रीमैन कहते हैं कि अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह को कहते हैं जो किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने के व्यक्ति की योग्यता का द्योतक होता है। जैसे भाषा बोलने की क्षमता, संगीत बनाने की, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता, ये सब अभिक्षमता होती, टैलेंट होता है। इस मतलब एक प्रकार से उसके अंदर का एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी जो क्षमता होती है कि भाई वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कितना कर सकता है, ये होती है उसकी अभिक्षमता। ठीक है, जैसे भाषा कैसे बोल लेता है, इंग्लिश अच्छा बोलता है, बेकार बोलता है, उसकी अभिक्षमता होती। संगीत कैसा करता है, अच्छा करता है, तो वो होता है उसकी अभिक्षमता। क्लियर। इसी को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके बताए हैं। अभिक्षमता 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है सामान्य अभिक्षमता, एक होती है भेदक अभिक्षमता और एक होती है विशिष्ट अभिक्षमता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अभिक्षमता की अगर बात की जाए तो कई सारी चीज़ें होती है अभिक्षमता की विशेषताओं में, अभी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये होती है अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन से 9वां नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि के बारे में बताएं। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि क्या होती है, फटाफट से आप बताएंगे। व्यक्तित्व को मापने की विधि भी होती है, खास करके उस विधियों में कौन सी है, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन नायर विधि। क्वेश्चन नायर विधि की अगर बात की जाए तो प्रश्नावली विधि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और प्रश्नावली विधि के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बताया भी है, मैंने सोशियोलॉजी का कल मॉडल पेपर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि के बारे में, क्योंकि जो एक प्रकार से उसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है ये चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रश्नावली विधि है इसका मतलब होता है जैसे कि इसमें क्या होता है कि इस विधि में खास करके कागज़ पर छपे हुए कुछ प्रश्न होते हैं और या कथन की एक सूची होती है जिसमें उत्तर हाँ और ना में आपको देने होते हैं, और इसीलिए इस विधि को कागज़ पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है। तो प्रश्नावली विधि को कागज़ पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इससे जो उत्तर प्राप्त होते हैं उनसे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस प्रकार यह उत्तरों की सहायता से मापने वाली विधि होती है। इसके संबंध में कई प्रमुख विद्वानों ने अपने अपने कथन दिए हैं, जैसे कि थार्प और समलर महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व मापन में प्रश्नावली व्यक्ति का किसी विशेष वस्तु या स्थिति के प्रति दृष्टिकोण, उसके ज्ञान के भंडार आदि को निश्चित रूप से जानने का साधन होता है। अगर मैं एक उदाहरण आपको समझाऊं, जैसे कि आजकल न्यूज़ में एक न्यूज़ चैनल है, मुझे ध्यान नहीं रहा उस न्यूज़ चैनल का नाम, लेकिन उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बड़े बड़े नेताओं को बुला करके उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी दृष्टि में सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है। 2 ऑप्शन, मोदी जी या एक प्रकार से मनमोहन जी। तो ऐसे आपसे पूछेगा बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या एक प्रकार से यादव जी का क्या नाम है, अखिलेश यादव जी। तो योगी जी और अखिलेश यादव जी, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, ऐसे आपसे प्रश्न किया जाता है। आपका दृष्टिकोण जानना होता है कि आप भाई आप किस विचारधारा से हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको जानने का एक तरीका होता है। व्यक्तित्व मापन की एक विधि होती है कि भाई कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर संस्था के बारे में क्या सोचता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे विचार है उसके, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना ही एक प्रकार से प्रश्नावली विधि होती है। एक लंबा चौड़ा लिस्ट होती है जो पूछने वाला होता है प्रश्नावली विधि में, और वो पूछता है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेता है कि भाई आप उस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो होता है एक प्रकार से व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। इसके अलावा गैरेट महोदय कहते हैं, वो कहते हैं कि 3 कार्यों के लिए किया जाता है व्यक्तित्व मापन का प्रयोग। कौन कौन से 3 कार्य? पहला कार्य होता है व्यक्तित्व की चिंताओं, परेशानियों आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करना कि भाई व्यक्ति किन चिंताओं से गुजर रहा है, किन परेशानियों से गुजर रहा है। दूसरी बात, व्यक्ति की कला, संगीत, साहित्य, पुस्तकों और अन्य लोगों, व्यवसायों, इनमें क्या रुचि है उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है प्रश्नावली विधि के माध्यम से।
और तीसरा कार्य ये होता है प्रश्नावली विधि का कि व्यक्ति के आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक विचारों और विश्वासों की जानकारी प्राप्त की जाए कि भाई आप किस सामाजिक विचारों से प्रेरित हैं, आप किस विचार को फॉलो करते हैं, आप किस धर्म से रिलेटेड हैं, आप किस आर्थिक तंत्र को फॉलो करते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो सारी जानकारी आपको क्वेश्चन के द्वारा पूछ लिया जाता है। वो होती है प्रश्नावली विधि। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। एक होती है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में क्या होता है, प्रत्येक के सम्मुख हाँ या ना में कोई जवाब दिया रहता है और इनमें से आपको एक का उत्तर देना होता है। मतलब कि उनमें से आपको एक का उत्तर आपको दर्शाया जाता है और आपको उसी का उत्तर देना होता है। मतलब कि दोनों में से किसी एक का ऑप्शन दिया होता है। दूसरा जो होता है प्रश्नावली, तो एक होती है कौन सी, बंद प्रश्नावली, एक होती है खुली प्रश्नावली। ठीक है, खुली प्रश्नावली में क्या होता है, इस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको देना होता है। जैसे आपसे 2 उत्तर पूछे, मतलब वन लाइनर टाइप का पूछेगा तो आपको लिख करके उसमें देना होगा। तीसरा होता है आपका सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में आपको चित्र दिए जाते हैं और व्यक्ति का अपने उत्तर चित्र में निशान करके देने होते हैं कि भाई जैसे कोई चित्र बना करके आपको दिया गया, त्रिभुज और आयत बना दिया गया, तो आपको या तो त्रिभुज चूज करना है तो फिर आयत, मतलब चित्रात्मक शैली में। चौथा जो होता है मिश्रित प्रश्नावली होती है। मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है, चित्र दिए होते हैं और व्यक्ति को अपने ऊपर चित्रों के निशान, मतलब कि वो तो होता है सचित्र वाला होता है। मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है कि इसमें तीनों प्रश्नावली, चाहे चित्र की बात की जाए और चाहे एक प्रकार से वन लाइनर और खास करके ऑब्जेक्टिव, सभी को एकदम से मिला करके और आपसे पूछा जाता है। तो वो होता है एक प्रकार से व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि, मतलब खास करके मिश्रित प्रश्नावली विधि। तो 4 प्रकार की प्रश्नावली होती हैं। आपको समझ में आ गई होगी प्रश्नावली विधि। अच्छा, दूसरी विधि भी है व्यक्तित्व मापन की। ऐसे व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियाँ, साक्षात्कार विधि, प्रक्षेपण विधि, शाही धब्बा विधि, ठीक है, कई विधियाँ हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कई सारी है, लेकिन उनमें से जो मुख्य उनको हम समझ लेते हैं। मुख्य तो हालांकि सभी हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर जब आएगा लिखित वाला, तो उसमें हम और भी चीज़ों को समझ लेंगे ताकि कुछ भी आपका ना छूटे। ठीक है, अगला है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि क्या होती है भाई, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हमने रखे हैं ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है, बिल्कुल दिल टूट जाता है भाई अगर आप लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मोटिवेशन लेवल गिरने ना दें आप हमारा। आप जब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करते तो बड़ा मोटिवेट होता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है वीडियो आपको। आप सोचिए इस समय में कैसे आपके लिए नवरात्रि में समय निकाल करके आता हूँ। आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं किस तरीके से आपके लिए समय निकालता हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद में आपको 1 घंटे या 2 घंटे का समय मैं दे पाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, आपको शायद ना पता हो। जब आप कभी आइएगा, कभी जानेंगे हमारे बारे में पूरा विस्तार से, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि जो होगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। अगर आप डिसलाइक भी करते हो तो भी मुझे मंजूर है, अगर आप लाइक करते तो भी मुझे मंजूर है। आप ही सर्वोपरि हैं और आपको ही पढ़ाने का मेरा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है और मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा अगर साथ देंगे तो और अच्छा होगा, अगर साथ नहीं देंगे तो भी अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, संख्या में जुड़े, साथ दें, उतना ही अच्छा लगता है। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि क्या होती है? प्रक्षेपण विधि या प्रोजेक्ट विधि जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड या प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकने से लगाया जाता है। ऐसे आप देखते हैं एक सिनेमा हॉल में बैठा व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है, पर्दे पर फेंकता है। आप अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा में पर्दा चलता होगा, आप पर्दे में देखते हैं तो एक प्रोजेक्टर होता है, वो एक चौंधा फेंकता है। चौंधा मतलब समझ रहे हैं? चौंधा मतलब होता है प्रकाश का, वो फेंकता है, किरणें फेंकता है और वही प्रकाश की किरणें छोटे से एक लेंस से निकलती हैं और जा करके वो बड़े से पर्दे पर जो है एकदम से छप जाती हैं। तो वो होता है प्रोजेक्ट विधि। अब जब उस पर्दे पर छपती है, सिनेमा हॉल में जितने भी बैठे लोग होते हैं या दुर्गा पूजा की पंडाल में बैठे जितने लोग होते हैं, वो रामायण महाभारत जो भी चल रहा होता है उसको देखते हैं। ठीक है, और दर्शकों को देखने का दृष्टिकोण जो होता है, चूँकि दर्शक अलग अलग तरीके से देखते हैं। क्योंकि कोई भी मूवी आप देखते हैं तो मूवी देखने का या फिर आप कुछ भी चीज़ देखते तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, अलग अलग विचारों से आप लोग आते हैं, आप लोगों के मंतव्य अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊँ, प्रक्षेपण विधि का सीधा सा मतलब आप समझ में जाएंगे कि जैसे कि
एक मूवी आप देखते हैं, अब मूवी में हीरोइन जो है डांस कर रही है, मान लेते हैं हीरोइन जो है डांस करे खूब बढ़िया से, तो जो उसमें कलाकार लोग होंगे वो क्या देखेंगे डांस में, जो कलाकार लोग होंगे वो देखेंगे कि जो नृत्यांगना है, जो हीरोइन है, वो डांस करने में अपने अंग को किस तरीके से हिला रही है। जो कलाकार व्यक्ति होंगे वो शरीर की गतिविधियों को देखेंगे कि वो शरीर की गतिविधियाँ कैसे कैसे कर रही, वो अपने हिसाब से देखेंगे। जो व्यक्ति तरुण होंगे, वो तरुण मतलब समझ रहे हैं, जो एक एकदम थोड़ा सा ऐसे कि 16-17 साल के 18 साल के होंगे, वो बालिका के श्रृंगार को देखेंगे कि बालिका कितनी सुंदर, या जो नृत्य कर रही है वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी दिखती है, ठीक है, वो इन चीज़ों को देखेंगे। जो नवयुवक हैं, जो एकदम से 18-20 साल के ऊपर हैं, वो उसके सौंदर्य को देखेंगे, उसकी ब्यूटीनेस को देखेंगे कि भाई कितनी सुंदर है वो, ठीक है। और जो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति होगा वो उसकी मुद्राओं को देखेगा, किस तरीके से वो डांस कर रही है, उसकी विभिन्न मुद्राएं, कब वो हाथ हिला रही है, कब पैर हिला रही है, इस प्रकार से देखेंगे। तो लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। उसी में कुछ दूसरे टाइप के व्यक्ति होंगे, वो कुछ दूसरा सोच करके उसको उस डांस को देखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अलग अलग व्यक्तियों का किसी भी चीज़ के प्रति दृष्टिकोण जो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, वो अलग अलग होता है, और इसीलिए उनका इस प्रकार से उनके पॉइंट ऑफ व्यू का पता चल जाता है कि भाई वो क्या क्या चीज़ें, तो ऐसे इसी को बोलते हैं प्रक्षेपण विधि, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सभी व्यक्ति एक ही वस्तु को समान रूप से ना देख करके मानसिक अवस्थाओं या व्यक्तित्व के गुणों के अनुसार देखते हैं। जैसा उनका व्यक्तित्व होता है, जैसा उनका पर्सनालिटी या चरित्र होता है, वैसे ही मतलब कहते नहीं कि तुलसीदास बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास बाबा कहते हैं गोस्वामी जी कि अरे क्या बोलते हैं, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब जो जिस दृष्टि से देख रहा था भगवान श्री रामचंद्र को जब वो आए, उसको उसी दृष्टि में दिख रहे थे। जो चूँकि जब भगवान राम जो है जब आते हैं वहाँ पर, जब माता सीता की एक प्रकार से जब धनुष भंग होता है और उसके बाद में भगवान श्री राम जब उठते हैं, तो उनकी सौंदर्य को कुछ लोग देख रहे हैं। जो स्त्रियां हैं भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख रहे हैं। जो जानकार व्यक्ति राजा जनक उनके दिव्य विष्णुत्व रूप को देख रहे हैं, वो जान पा रहे हैं कि ये अवतार हैं। विश्वामित्र उनके विष्णु भगवान के रूप को देख रहे हैं, और जो ऋषि मुनि हैं जनक के दरबार के, वो भी उनके भगवान रूप को देख रहे हैं, जो जानकार हैं। और जो राजा महाराजा हैं, जो घमंड के अभिमान में चूर हैं, वो उसको एक बालक के रूप में देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र को। जो लोग एक प्रकार से जो उनकी जब जो माताएं हैं जो मिथिला की, वो सब उनको एक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र को एक कोमल बालक और सौंदर्य से पूर्ण बालक समझ रहे हैं कि अभी छोटा बालक है, ये धनुष कैसे उठा पाएगा। तो इस प्रकार से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसे जैसे भावना रही वैसे से प्रभु दिखते गए। तो ये प्रोजेक्ट विधि होती है, और प्रोजेक्ट विधि तुलसीदास जी पहले ही बता चुके हैं, समझ रहे हैं। हालांकि वो अलग की बात है। तो ये होता है प्रोजेक्ट विधि, चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो वही होती है प्रक्षेपण विधि या प्रक्षेप विधि। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। चूँकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, तो उसी की दृष्टि में मतलब कोई चीज़ कर करके लोगों वैज्ञानिक लोग उसको नाप लेते हैं कि भाई किस व्यक्ति कौन सी दृष्टि से देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केवल 5 प्रश्न करने होते हैं खंडवा से, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न है, बहुत तीव्र गति से समझेंगे चूँकि समय कम बचा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभिक्षमता की विशेषताएं बताइए। अभिक्षमता क्या होती है? अभिक्षमता, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अभिक्षमता जो होती है वो किसी व्यक्ति की तत्परता, योग्यता, क्षमता, रुझान, इसी सभी को एक प्रकार से होता है। मतलब ये एक प्रकार से अगर बोले अभिक्षमता जो होती है वो क्या होती है? अभिक्षमता एक ऐसी शर्त होती है, एक गुणवत्ता, एक शर्त है, एक गुणवत्ता है या एक गुणों का समूह होता है जो संभावित सीमा तक इंगित करता है कि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रशिक्षण, कुछ ज्ञान, समझ या कौशल के तहत प्राप्त करने में सक्षम है कि नहीं है, उसका टैलेंट, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अभिक्षमता की क्या विशेषताएं होती हैं? अभिक्षमता की विशेषताओं को बताते हुए एक व्यक्ति हैं बिंघम या बकिंघम। तो बिंघम महोदय कहते हैं, बिंघम महोदय 5 विशेषताओं को बताते हैं। पहली विशेषता ये है किसकी भाई?
अभिक्षमता की पहली विशेषता है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान अभिक्षमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय या ऐसा योग है जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करता है, उसके आने वाली क्षमताओं की ओर इंडिकेट करता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता जो होती है किसी कार्य को करने में उसकी समप्रयुक्तता को व्यक्त करती है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें उतनी क्षमता है कि नहीं है। ठीक है। तीसरी विशेषता ये होती है अभिक्षमता की कि अभिक्षमता किसी पूर्व या किसी मूर्त वस्तु मतलब जो दिखाई पड़ती है, जो उसको आप छू सकते हैं, तो अभिक्षमता किसी मूर्त वस्तु या योग्यता का नाम ना होकर के एक अमूर्त संज्ञा होती है जो व्यक्ति के संपूर्ण, अमूर्त संज्ञा मतलब जिसको आप ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो जो अभिक्षमता होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, यानी अभिक्षमता अमूर्त होती है। और अभिक्षमता अमूर्त संज्ञा है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के एक विशेष गुण को व्यक्त करती है, एक विशेष क्वालिटी को व्यक्त करती है कि भाई फलाने व्यक्ति ये काम कर सकता है, फलाने व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है, या फलाने व्यक्ति इस काम को यहाँ तक कर सकता है। क्लियर। चौथी विशेषता ये है कि अभिक्षमता की योग्यता, रुचि तथा संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध भी होता है। पांचवी विशेषता ये है कि अभिक्षमता वर्तमान में होने पर भी भविष्य की क्षमताओं का प्रतीक होती है। ये 5 विशेषताएं आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाना है। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व के गुण और विशेषताएं बताइए। व्यक्तित्व का क्या गुण होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व का गुण और विशेषताएं इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, व्यक्तित्व का गुण और विशेषताएं। ठीक है। व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं की बात की जाए तो व्यक्तित्व का जो गुण होता है उसकी अगर बात की जाए तो देखिए, गुण और विशेषता मतलब एक ही बात है। तो पहली बात तो एक व्यक्ति हैं आलपोर्ट महोदय व्यक्तित्व, सबसे पहले व्यक्तित्व गुणों का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद में कैटल महोदय करते हैं, और उन लोगों ने अगर जो बातें बताई हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग समझेंगे। तो व्यक्तित्व के गुण की अगर बात की जाए, पहला गुण या विशेषता ये होती है विश्वासी होना चाहिए। व्यक्तित्व में विश्वास होना चाहिए, मतलब ऐसे व्यक्तियों पर सब व्यक्ति विश्वास करते हैं, अर्थात विश्वासी व्यक्ति होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों में या जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में क्या होता है, अत्यधिक आत्मविश्वास होता है तथा इनकी प्रवृत्ति झगड़ालू होती है, मतलब प्रशासक टाइप के होते हैं। तीसरी बात ये होती है प्रशासक भी होते हैं, इनका गुण ये होता है कि ये प्रशासक मतलब एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति भी होते हैं। ठीक है। प्रसन्नचित्त मतलब कि ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसमें आत्मविश्वास, उच्च बुद्धि ये सब पाए जाते हैं। संवेगात्मक परिपक्वता होती है, सांस्कृतिक सामाजिक चीज़ें भी उनमें विद्यमान होती हैं। परिपक्व होते हैं, परिपक्व व्यक्ति अपने आयु में पूर्ण, स्वतंत्र और परिपक्व होते हैं। विनीत होते हैं। ठीक है। अपारस्परिक होते हैं, साहसी चक्र विक्षिप्त होते हैं, धनात्मक चरित्र होता है जिनका, यानी अन्य व्यक्तियों की बातों पर इन व्यक्तियों का विशेष ध्यान होता है। समान मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति समान स्तर के बुद्धिमान होते हैं। ये सब विशेषताएं या ये सब एक प्रकार से इनकी क्या होती है, इसकी गुण होते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, भाटिया महोदय इनके शक्ति और गुणों के बारे में बताते हैं व्यक्तित्व के। पहली बात तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात विकास की निरंतरता होनी चाहिए। तीसरी बात शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। एक तो सामाजिकता, ठीक है, एक निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, आत्मचेतना, सामंजस्य, एकता और एकीकरण, ये सब व्यक्तित्व में होते हैं तो अच्छा माना जाता है। क्लियर। व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात की तो सबसे पहली विशेषता व्यक्तित्व की क्या लिखेंगे आप, पहली विशेषता लिखेंगे सामाजिकता होनी चाहिए। दूसरी बात लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना आना चाहिए। तीसरी बात आत्मचेतन होना चाहिए। चौथी बात कामगारों के साथ समायोजन करना चाहिए। पाँचवीं विशेषता आप ये लिख सकते हैं भाई, पाँचवीं विशेषता है एकता और एकीकरण। छठा है दृढ़ इच्छा शक्ति। सातवां है विकास की निरंतरता। आठवां है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये सब होते हैं जो है व्यक्तित्व के गुण और विशेषताएं। आगे बढ़िए, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व और सामूहिक परीक्षण में कई अंतर होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इन दोनों में क्या अंतर है, पहला अंतर आप लिखें। पहला अंतर क्या होता है भाई, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो होता है एक बार में केवल एक बालक पर प्रयोग करता है, जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो क्या करता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में एक बार में कई बालकों पर प्रयोग किया जाता है, एक समूह पर प्रयोग कर लिया जाता है। क्लियर। दूसरा अंतर ये लिख सकते हैं
कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में विशेष योग्यता से युक्त विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में साधारण ज्ञान वाला व्यक्ति भी परीक्षण ले सकता है। क्लियर। तीसरी विशेषता ये है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय अधिक लगता है, समय अधिक खर्च होता है, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति ही की परीक्षा ही ली जाती है। जबकि क्या होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें एक साथ कई सारे व्यक्तियों का, कई सारे बालकों की परीक्षा ले ली जाती है। जैसे कि कभी देखते हैं आप, ग्रुप में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में समय किस लिए लगता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति आते हैं। तो इंटरव्यू क्या है, आपका व्यक्तिगत परीक्षण होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे सामूहिक परीक्षण में क्या होता है, जैसे आपकी जो परीक्षा होती है सेमेस्टर वाली, उसमें सारे के सारे कक्षा के छात्र जो है बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है क्या, सामूहिक परीक्षण। ऐसे अगर समझे आप जो है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब टीचर आपसे किताब पढ़वाता है या एक प्रकार से, या आपसे चेक मतलब आपसे कुछ सुनता है, जैसे आपसे पूछेगा कि कल जो है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को सुनूंगा, तो टीचर अब आपको सुनने के लिए बोलेगा। अच्छा, आप लोग इससे फुर्सत पा गए ऑनलाइन पढ़ाई में कि आपको सुना जो है, सुनने के लिए मैं नहीं पूछता हूँ, आपको बस केवल पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग इतने मेहनती भी हैं कि आप लोग पढ़ते हैं और आप अच्छा भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो आपको व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में मैं अंतर बता रहा था बुद्धि परीक्षण में, जैसे आपके कॉलेज में आपको बताएगा कि भाई आज ये चैप्टर आपको पढ़ करके याद करके आना है, तो आप याद करके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक एक व्यक्ति से जो है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है एक एक व्यक्ति से लोग सुनते हैं, एक एक व्यक्ति से टीचर सुनता, तो बड़ा लंबा समय लगता है। लेकिन सामूहिक में क्या होता है, एक बार परीक्षा ले लिया, पर्चा बांट दिया और सभी लोग एक साथ ही कॉपी लेकर के चेक करके मतलब उनका नंबर बता दिया था कि भाई इतना नंबर आप पाए। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण आपकी परीक्षा होती है और आपका जो जो सुनते हैं मौखिक रूप से वो होता है। तो अगला अंतर आप देखिएगा, अगला अंतर क्या है भैया, अगला अंतर तीसरा अंतर जो हो गया, चौथा अंतर आपका हो गया, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में धन की अधिक खर्च लगता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कम धन खर्च होता है, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में छोटे बालकों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है ये, जबकि अगर बात की है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। क्लियर। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है उसमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, खास करके वो उस पर प्रश्न चिन्ह जो है, प्रश्न कठिन स्तर के होते हैं खास करके जो इसमें होते हैं। और खास करके आप देखिएगा जो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें विश्वसनीयता और मतलब विश्वसनीयता जरूर होती है और प्रामाणिकता भी होती है, लेकिन इसमें प्रश्न सरल होते हैं, थोड़े समय में ही प्रखर समान बुद्धि और मंद बुद्धि बालकों का पता चल जाता है कि भाई कौन सा व्यक्ति कैसा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, प्रश्नों के निर्धारण में कठिनाई होती है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों के निर्माण या निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये सब अंतर होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, फलांकन अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि जो फलांकन होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में वो वस्तुनिष्ठता के लिए होता है, उत्तम वस्तुनिष्ठता होती है, मतलब सही होता है, एग्जैक्ट होता है। तो ये होता है दोनों में बुद्धि परीक्षण में अंतर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दो खंड का सिद्धांत, स्पीयरमैन दो खंड के सिद्धांत के बारे में स्पीयरमैन क्या कहते हैं। स्पीयरमैन का जो दो खंड का सिद्धांत है किसके बारे में, सबसे पहले तो ये जानें। स्पीयरमैन का जो दो खंड का सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत को एक प्रकार से चार मनोवैज्ञानिकों ने चार प्रकार बांटा है, ठीक है। बुद्धि का जो मुख्य सिद्धांत है उनमें चार प्रकार का सिद्धांत होता है। पहला सिद्धांत होता है भैया एक खंड का सिद्धांत, दूसरा होता है दो खंड का सिद्धांत, तीसरा है तीन खंड का, और चौथा है चार खंड का सिद्धांत, और पांचवा है मात्रात्मक सिद्धांत। तो ये पांच सिद्धांत होते हैं मुख्य रूप से बुद्धि के। उन्हीं में से दो खंड का सिद्धांत है जिसको स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। एक खंड के सिद्धांत को बिने महोदय ने, अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न महोदय ने दिया है, ठीक।
ठीक है। इसके अलावा 3 खंड के सिद्धांत को किसने दिया भैया? स्पीयरमैन का 2 खंड का सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद मतलब बुद्धि का 1 खंड और बताया किसने? स्पीयरमैन महोदय ने। तो स्पीयरमैन जो है 3 खंड का सिद्धांत और 2 खंड का सिद्धांत दोनों देते हैं। और इसके बाद में बहुखंड का सिद्धांत भी एक प्रकार से उनके आगे के वैज्ञानिकों ने, स्पीयरमैन के आगे के वैज्ञानिकों ने दिया, जैसे कैली महोदय हो गए, इन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और थ्रस्टन महोदय हो गई, इन सभी लोगों ने आगे बताया, और भी लोग आए। लेकिन 2 खंड का जो सिद्धांत है स्पीयरमैन महोदय का, तो ये कहते हैं कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहली सामान्य बुद्धि और दूसरी होती है विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। सामान्य बुद्धि या सामान्य योग्यता या समान तत्व जो होता है, सामान्य बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी अगर बात की जाए तो वो क्या होता है? योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है इसमें। दूसरी बात क्या होता है, जो सामान्य मतलब कि जो सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति होता है, उसमें सदैव एक सी होती है बुद्धि, और उसके सब मानसिक कार्यों में उपयोग की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है सामान्य योग्यता। इसके अलावा जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है बुद्धि, उतना ही अधिक वह सफल माना जाता है। तो ये सब एक प्रकार से सामान्य बुद्धि की विशेषताएं हो गई। और भाषा, विज्ञान, दर्शन, इन सभी में सफलता प्राप्त करते हैं सामान्य बुद्धि को लोग। दूसरी बुद्धि जो होती है वो होती है विशिष्ट टाइप की बुद्धि। कौन सी बुद्धि भैया? विशिष्ट प्रकार की बुद्धि। विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व जो होता है, ठीक है, जिसको आप स्पेसिफाइक एबिलिटी बोलते हैं, उस वाले व्यक्तियों में खास करके योग्यता अर्जित की जाती है। योग्यताएं अनेक होती हैं इसमें और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। भिन्न भिन्न योग्यताओं का संबंध भिन्न भिन्न कुशल कार्यों से होता है। और ख़ास करके जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न और अलग अलग होती हैं। और जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है, उसी से संबंधित कुशलता में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और ख़ास करके जो विशिष्ट योग्यताएं, विशिष्ट बुद्धि होती है, वो योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन, इन सभी में विशेष सफलता प्रदान करती हैं। तो स्पीयरमैन महोदय ने इस सिद्धांत को आधुनिक मनोविज्ञान मतलब कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसको नहीं स्वीकार करते हैं। और इसका कारण बताते हैं मन महोदय, एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्पीयरमैन महोदय ने जिसे समान योग्यता कहा है, समान बुद्धि कहा है, उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत को खारिज करते हैं बहुत सारे विद्वान, ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्पीयरमैन महोदय ने 2 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या अंतर है? निबंधात्मक परीक्षण मतलब लिखित परीक्षा, यानी सब्जेक्टिव परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव परीक्षा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की जो मैं ये मॉडल पेपर बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव परीक्षा के लिए बता रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव, OMR बेस्ड जो परीक्षा होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव परीक्षा। तो इसमें आपको अंतर वैसे पता चल गया होगा कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, इसमें समय कम लगता है वस्तु परीक्षण में, इसमें निबंधात्मक परीक्षण में ज़्यादा समय लगता है। निबंधात्मक परीक्षण में दूसरा अंतर आप लिखें, निबंधात्मक परीक्षण जो होता है भाई, देखें एक मिनट, निबंधात्मक परीक्षण जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो निबंधात्मक परीक्षण में विस्तृत उत्तर देने का प्रावधान होता है, बड़ा बड़ा उत्तर लिखना होता है। जबकि अगर बात की है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो छोटे छोटे उत्तर होते हैं और खास करके उत्तर निश्चित होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब सीधा सीधा क्या होता है, टिक मार का, ठीक है। दूसरा अंतर ये होता है निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कि निबंधात्मक परीक्षण में उत्तरदाता के दृष्टिकोण, पसंद, रुचि और शैली, इन सभी का समुचित महत्व दिया जाता है कि भाई आपका विचार परीक्षण में आप अपने खुद के मंतव्य को रख सकते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आप केवल तथ्यों पर बात करते हैं, आप केवल फैक्ट पर बात करते हैं, उसमें आप अपने विचारों को नहीं रख सकते क्योंकि आपको टिक ही लगाना होता है। तीसरा अंतर ये होता है कि निबंधात्मक परीक्षण में मूल्यांकन कठिन होता है, मतलब कि कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो मूल्यांकन किया जाता है सरल होता है, निष्पक्ष होता है, स्पष्ट होता है, एकदम से टिक लगाना कि भाई पहले से पता है कि भाई ए ऑप्शन सही है इसका, तो ए पर जिस बालक ने लगाया उसको 1 नंबर मिल गया। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने लिखा अब 10 नंबर का प्रश्न था, तो जो टीचर होता है उसको दिक्कत होती है कि भाई इसको 10 नंबर में उसने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, सही है कि गलत है। इसमें मतलब जो टीचर होता है उसको दिक्कत होती है, तो वो 6 नंबर 5 नंबर ऐसे देता है। तो अब तो वैसे ही दे देते हैं, जो मर्जी आता है तो वो दे देते हैं, लेकिन इसमें कठिनाई होती है। चौथा अंतर आप 5वां अंतर लिख सकते हैं कि निबंधात्मक परीक्षा में पक्षपात की पर्याप्त संभावना होती है, जबकि जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कोई पक्षपात नहीं हो पाता है।
निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है, प्रश्नों की संख्या कम होती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कि जो ये मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे मुश्किल से 10 अति लघु उत्तरीय हैं, 8 लघु उत्तरीय हैं और 4 दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 10, 8, 18 और 4, 22 क्वेश्चन इसमें हैं आपके, ठीक है। लेकिन इसमें कितने प्रश्न आपके होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन, 150 प्रश्न मैं मॉडल पेपर देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ज़्यादा होंगे, लिखित में कम होंगे, तो ये सब अंतर होते हैं, ठीक है। और जो निबंधात्मक परीक्षण होता है, बुद्धि मतलब यह विधि प्रखर बुद्धि और सामान्य बुद्धि में भिन्नता कर सकती है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, इस विधि में प्रखर बुद्धि छात्रों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सभी लोग वही टिक और ये लगाएंगे, तो जो भी कुछ लोग तुक्का भी मार देंगे उसमें, ठीक है। और जो निबंधात्मक परीक्षण होता है इसमें विभाजन की संभावना होती है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विभाजन की कोई संभावना नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ज्ञानात्मक पक्ष के लिए उपयोगी होता है, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, जबकि निबंधात्मक पक्ष में जो होता है भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। अच्छा, निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है बच्चों में, बच्चा रटने लगता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, नकल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल जाता है कि ऑब्जेक्टिव में तीसरे का हुए हो, तीसरे का हुए, चौथा का ए हुए, बी हुए, सी हुए, का हुए, हे भैया बताओ तो ऐसे क्लास में पूछे बड़ी सहेली होती, लड़कों एक पूछते नहीं है, एक पहले एक तीसरा, चौथे एक पचवा, छठा एक अठवा। अच्छा, यही मेरे लड़के जब नकल करे लागे बीए में, जब नवा नवा आवा ये ऑब्जेक्टिव वाला, तब का भावा कि तब जो लोग सोचें कि अब एक बुकलेट छपे लाग, आप बुकलेट में देखो नकल ना करो, कभो एग्जाम कभो अगर जाओ तो कभो नकल ना करो, नकल ऐसे ना करो भैया, नकल ऐसे ना करो, काहे से का हुए, नकल करे से बहुत आपका लेनी देनी पड़ जे, काहे लेनी देनी पड़ जे, ऐसे पड़ जे कि जौन बुकलेट हुआ थे, जैसे कोनो 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 क्यू हुआ थे, कोनो कोनो क्यू, कोनो को आर, कोनो की एस, कोनो टी, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो 7-8 बुकलेट की सीरीज छपती है पूरी के पूरे जो है उसमें पर्चे में। तो आपका कमरा जो होता है, तो आपका जो आगे वाला बच्चा होगा अगर उसको क्यू मिलेगा तो उसके पीछे वाले को आर मिलेगा, उसके पीछे वाले को यस मिलेगा, फिर उसके पीछे वाले को टी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए, अगर आपके पर्चे का नंबर संख्या टी है, आर है, यस है, तो आप पूछ पा सकते हो क्लास में। जैसे अगर आपका टी है और उसका आपके बगल वाले का टी है, चूँकि पढ़ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 श्रृंखला बैठती है सीट पे, दो ये सीट हो गई, मान लेते बेंच हो गए। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, मैं कभी भी नकल का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी देखिए नकल मत करिएगा, इसी दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, मैं सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसको नकारात्मक मत लीजिएगा। ये सीट है, ठीक है, अभी सीट पे यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लेते हैं इधर से कापी मतलब पर्चा बांटा टीचर ने, अब मान लेते हैं जो OMR पैटर्न है वो इधर से बांट रहा है पर्चा, अब यहाँ पर उसने पर्चा बांटा कैसे भाई, यहाँ पर मिला Q वाले को, यहाँ पर R मिला, यहाँ पर S मिला, फिर यहाँ पर T मिला, U B D, इस प्रकार 7-8 मिल गया। मान लेते कि 10 श्रृंखला इस पे थी पूरी की पूरी, फिर पीछे से बांटना प्रारंभ किया, या कुछ लोग फिर से आगे से बांटना प्रारंभ करते हैं, तो क्या होगा, या पीछे से ही बांट रहे हैं, मान लेते पीछे से बांट दिया पर्चे को, तो क्या होगा QRST चलेगा। तो फिर मान लेते हैं अगर आ गया इधर से फिर PQRST चला, तो फिर हो सकता है यस आकर के यहाँ पर मिल जाए, या T आकर के यहाँ पर मिल जाए, ठीक, Q आकर के यहाँ पर मिल जाए, तो कुछ हो भी सकता है कि आपस में बगल बगल में मिल जाए। तो इनका आप नकल करके देख सकते हो, क्योंकि ये आपका भी पेपर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सेम ही होंगे, लेकिन जो T वाले में होगा और जो R वाले में होगा या जो यस में होगा वो सब अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं Q वाले में 1 से लेकर के 15 तक जो होगा वो एक प्रकार से P वाले में क्या होगा 55 मतलब कि 85 से लेकर के 100 के बीच में हो जाएगा, ठीक है, वही क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लीजिए वही यस वाले में जो होगा वो 45 से लेकर के 60 के बीच में दे दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से पैटर्न सेट किया जाता है ताकि बच्चे नकल ना कर पाएँ। तो ये होता है दोनों में अंतर, निबंधात्मक परीक्षा और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है क्या भाई, प्रश्न है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विशेषताएं बताएं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो परीक्षाएं हैं उनकी विशेषताएं बताएं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की जो परीक्षाएं हैं आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। देखिए सबसे पहली बात, जो चॉइस क्रेडिट या जो क्रेडिट सिस्टम की परीक्षाएं हैं इसकी अगर बात किया है तो नवीनतम शिक्षा नीति जो आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसमें एक प्रकार से इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बनाने का प्रावधान किया गया है। और एक क्रेडिट सिस्टम एक शैक्षिक कार्यक्रम का वर्णन करने का संलग्न किया जाता है इसमें।
और उच्च शिक्षा प्रणालियों की में क्रेडिट की परिभाषा दी गई है कि विभिन्न मापदंडों पर आधारित हो सकती है। छात्र का कार्यभार, सीखने के परिणाम और कितने घंटे में क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है। क्रेडिट सिस्टम संस्थान को उनके आवश्यक क्रेडिट लोड के संदर्भ में कार्यक्रमों, व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है और यह बदले में सीखने के प्रयास की एक स्पष्ट तस्वीर देता है। कुल मिलाकर के क्रेडिट आधारित शिक्षा प्रणाली में कई फायदे होते हैं, जैसे कि दुनिया भर के विश्वविद्यालय में स्वीकृत प्रणाली है ये। छात्र द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्य की मात्रा एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में क्रेडिट हस्तांतरण छात्रों को नौकरी देते समय उद्योग के द्वारा स्वीकृत होता है। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे कि आपको बता दूँ, जैसे कि जो है DDU यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं चॉइस बेस्ट क्रेडिट अवार्ड वाला है, CBCS पैटर्न जिसको आप बोलते हैं वही पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, कोर कोर्सेज की परीक्षा होती है, वैकल्पिक पाठ्यक्रम होता है, कोर विषय से संबंधित पाठ्यक्रम होता है, सामान्य वैकल्पिक होता है, प्रोजेक्ट होता है, क्षमता बुद्धि प्रक्रम पाठ्यक्रम का विकास होता है, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज का एक प्रकार से लॉन्च किया था, जैसे लेखन कौशल, शिष्टाचार, संचार कौशल, सॉफ्ट स्किल कोर्स, व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक विकास, यानी कि इलेक्टिव, एक माइनर, एक मेजर, एक प्रकार से को करिकुलर। ये सब एक प्रकार से क्या हुआ, ये सब ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, ये सब क्रेडिट सिस्टम के द्वारा ही जुड़े हैं। तो चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम की विशेषताओं की अगर बात की जाए, पहली विशेषता है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र की। ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफ़र मतलब कि यदि कोई छात्र अध्ययन की अपनी शाखा को बदलना चाहता है तो उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, ग्रेडिंग सिस्टम। उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन अंकों के बजाय ग्रेड में होता है। अब आपका मार्कशीट नहीं आएगी, अब आपका ग्रेड कार्ड आएगा। ठीक है। जिसमें ग्रेड लिखा रहेगा, A ग्रेड, B ग्रेड, इस प्रकार से। ठीक है। तीसरी बात है, कलंक को कम करता है ये। एक ग्रेडिंग सिस्टम में जाने से क्या होता है, CBCS विफलता के कलंक को कम करने में मदद मिलता है। CBCS मार्किंग स्कीम टॉपर्स और फेल होने वालों की संस्कृति को बदलने के लिए अंक के बजाय अक्षर या ग्रेड का उपयोग करती है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, इस प्रकार से। अच्छा, B ग्रेड में क्या होगा कि आप 70 से 80 या जो भी आप पाएंगे नंबर तो वो B ग्रेड हो जाएगा, या 90 से 100 के बीच में A ग्रेड मान लें या A+ ग्रेड मान लें। तो इस प्रकार से बताते हैं ताकि जो बच्चे उनमें थोड़ा सा नकारात्मक फील ना हो। ठीक है। इसके अलावा चौथी बात यह है कि छात्र गतिशीलता, चौथी विशेषता है छात्र गतिशीलता, क्योंकि CBCS छात्रों को जुटाने में मदद करता है और खास करके अंतर अनुशासनात्मक बातचीत में सुधार करता है। छात्रों को भारत भर के अन्य संस्थानों में खास करके कुछ मामलों में खास करके यहाँ तक कि दुनिया भर में भी विनिमय कार्यक्रमों का अनुभव कराने में सक्षम बनाता है। ये पैटर्न छात्र गतिशीलता होती है, अलग अलग विश्वविद्यालय में जुड़ने का मदद मिलता है, रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है इससे। ठीक है। कई सारे लाभ होते हैं इसके। तो ये सब होता है क्रेडिट बेस्ट क्रेडिट सिस्टम अवार्ड, मतलब कि चॉइस बेस्ट क्रेडिट CBCS। ठीक है। चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम CBCS पैटर्न। ठीक है। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। It's 1:41 p.m. आकलन सबसे पहला अंतर होता है, आकलन एक नैदानिक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन जो होता है एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। दूसरी बात, आकलन सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन असतत प्रक्रिया है। तीसरा अंतर, आकलन में शैक्षिक या शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जबकि मूल्यांकन में केवल मूलकर्ता ही प्रभावी भूमिका निभाता है। चौथा अंतर ये होता है कि आकलन निरपेक्ष होता है, मूल्यांकन सापेक्ष होता है। पांचवा अंतर ये होता है कि आकलन प्रक्रिया पर आधारित होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है उत्पाद पर आधारित होता है। छठा अंतर ये होता है कि आकलन सुधारात्मक सुझाव पृष्ठपोषण प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन केवल आउटपुट के बारे में बात करता है। तो ये होता है मूल्यांकन और खास करके आकलन के बारे में कुछ अंतर जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां प्रश्न है, शिक्षा में मापन का अर्थ और आप बताइए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का आवश्यकता और लाभ क्या होता है भाई। लाभ ये होता है इसका मूल्यांकन का लाभ या एक प्रकार से मापन का जो लाभ होता है, इसकी अगर बात की जाए इसके कई लाभ होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए मापन और मूल्यांकन की विशेषता की सबसे पहले बात पूछी जा रही है, मतलब आवश्यकता, मापन और मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता होती है भैया छात्रों के चयन में,
छात्रों को एक प्रकार सबसे पहले चुनने में कि छात्र कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, किसकी रुचि किस में, इसको चुनने में मदद करता है। दूसरी बात है व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन करने में, कौन सा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तीसरी बात है पूर्व कथन में सहायता करने के लिए। चौथी बात है पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षण विधि के चयन में सहायता करता है मापन और मूल्यांकन। अध्यापकों के कार्य की जांच करता है मापन और मूल्यांकन। इसके अलावा कठिनाइयों का निदान करता है मापन मूल्यांकन। इसके अलावा विशिष्ट योग्यता की माप करने में सहायता करता है मापन मूल्यांकन। इसके अलावा विद्यार्थियों की प्राप्ति का ज्ञान करता है मापन मूल्यांकन। इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा में अपव्यय का निवारण करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पाठ्य विषयों के चुनाव में सहायता करता है मापन और मूल्यांकन। ठीक है, ये सब बड़ा उपयोगी होता है मापन और मूल्यांकन के, ये सब लाभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसका लाभ क्या होता है मापन और मूल्यांकन का, शिक्षण विधि की उपयुक्तता की पहचान करता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ अध्ययन की क्षेत्र की पहचान करता है। और इसके अलावा अगला लाभ ये होता है भाई, अगला लाभ ये होता है अभिभावकों, प्रबंधकों और प्रशासकों को छात्रों की उपलब्धि के विषय में बताना ये भी एक प्रकार से लाभ होता है। छात्रों को प्रेरणा देना, छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान करना, छात्रों का योग्यता तथा क्षमता के आधार पर वर्गीकरण करना, छात्रों को आगामी कक्षा में उन्नति प्रदान करना, निदानात्मक शिक्षण देना, छात्रों को परामर्श देना, मापन हेतु उपकरणों या परीक्षण बनाना, ये सब कई तरीके के एक प्रकार से इसके लाभ होते हैं। टीचर की क्वालिटी का पता लगाना, टीचर कैसे पढ़ा रहा है बच्चों को, इसको जांचने में भी मापन और मूल्यांकन का उपयोगी योगदान होता है। तो ये सब योगदान होते हैं मापन और मूल्यांकन के। ये हो गया एक प्रकार से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। बाकी अब दीर्घ उत्तरीय की बात की है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो होगा हम जो है एक एक वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, सेपरेट वीडियो आएगी क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बुद्धि क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए और व्यक्तित्व के किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की विवेचना कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अभिक्षमता क्या है, इसके प्रकार की विवेचना कीजिए। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। बाकी मैं इन सभी प्रश्नों को लेकर के सेपरेट वीडियो देता रहूँगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। समाजशास्त्र अगर आप लोग में से किसी ने लिया हुआ है, समाजशास्त्र जो BA 5th सेमेस्टर में छात्र रहे हैं उसको लेकर के मैंने मॉडल पेपर दे दिया है पेपर नंबर 2 का, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो पेपर 2 का मॉडल पेपर लिखित टाइप का आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। पेपर 1 का भी आ चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर 1 का साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का मॉडल पेपर दे चुका हूँ मैं लिखित टाइप का, इसको भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पहले से मैं दे रहा था, लिखित मॉडल पेपर भी इस समय आपके चला दिए हैं, तो आप लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल पेपर को बड़ी आसानी से देख लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा कैसे भी हो तो चिंता करने की कोई आपको बात ना रहे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं लगातार वीडियो देता रहता हूँ और इसी प्रकार से इतने ही एनर्जेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।